सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। आप सभी लोगों को तीनों मॉड्यूल प्राप्त हो चुके होंगे और आपको तीनों मॉड्यूल्स का अध्ययन करना है। लेकिन साथियों, क्या समस्या आती है हम सभी लोगों के सामने कि अब हमारी उम्र नहीं है कि हम कोई किताब लेकर बैठे और उसको पढ़ें। यानी कि मॉड्यूल का अध्ययन करना किताब से काफ़ी मुश्किल होता है। और मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है, इसलिए हमें तीनों मॉड्यूल का अध्ययन भी करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो में आपको ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित अति महत्वपूर्ण 122 प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 122 प्रश्न दिए गए हैं जो अक्सर जो आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके विद्यालय में कोई पर्यवेक्षण के लिए आता है, जैसे आपके BEO हैं, ARP हैं, वे अक्सर अध्यापकों से इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम आज पूरे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी आधारशिला मॉड्यूल की, उसमें 125 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और आधारशिला मॉड्यूल के 125 क्वेश्चनों को याद कर लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल लेंगे और उसके 122 प्रश्नों को लेंगे। इन प्रश्नों को बनाने का श्रेय लखनऊ की SRG टीम को है। लखनऊ के SRG क्षमा सिंह ने इनको बनाया है और काफ़ी सुंदर उन्होंने प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न हमारे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, कोठारी आयोग कब गठित हुआ था? इसमें ऑप्शन दिए हैं 1966, 1964, 1968 और 2009। तो जो आपका कोठारी आयोग था वो आपका 1964 में गठित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसने कहा था? तो भारत के भाग्य का निर्माण ये हमारी कक्षाओं में होता है, ये कथन कोठारी आयोग ने किया था। और इससे रिलेटेड प्रश्न ये भी आ जाता है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किस मॉड्यूल में दिया गया है? तो इसे भी आप याद कर लेंगे, ये आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह वर्ष के बच्चे हैं 6 से 14, 6 से 10, 4 से 16 सभी। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह जो है हमारा 6 से 14 है, तो इसे 6 से 14 पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या उपरोक्त सभी? तो बेसिक शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तीनों ही हस्तपुस्तिकाओं को विकसित किया गया है। आपको मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बता दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण कहानियों की, शिक्षण कहानी तो उसमें नहीं दी हुई है, शिक्षण तकनीकों की, शिक्षण योजनाओं की और शिक्षण बाधाओं की। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपको शिक्षण तकनीकों के बारे में चर्चा की गई है। वैसे उसमें शिक्षण योजनाएं भी दी गई हैं, उनके प्रारूप दिए गए हैं, लेकिन वो शिक्षण जो योजनाएं हैं वे आपकी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में नहीं है, वे आपकी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में है। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपकी 18 शिक्षण तकनीकों की चर्चा की गई है, तो इसका आपका आंसर शिक्षण तकनीक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉडल का संबंध है, यानी ध्यानाकर्षण क्यों किया जाता है? तो इसका संबंध उपचारात्मक शिक्षण से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चों से या बालिका शिक्षा से। तो ध्यानाकर्षण का मॉड्यूल का संबंध हमारा उन बच्चों से है जिनका अधिगम स्तर उनके अपेक्षित अधिगम स्तर के अनुरूप
कम होता है, यानी उनमें लर्निंग गैप आ जाता है, इसलिए इसका मतलब हमारा उपचारात्मक शिक्षण से है, यानी उनका हमें उपचार करना है, उनके लर्निंग गैप को कम करना है। नेक्स्ट है आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? आयु में बड़े छात्रों के लिए, आउट ऑफ छात्रों के लिए, कक्षानुरूप संप्राप्ति न प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए और कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए। तो जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है हमारा, वे उन बच्चों के लिए है जो कक्षानुरूप संप्राप्ति नहीं कर पाते, यानी उनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं होता, कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस मॉड्यूल का उद्देश्य है शिक्षक उन बच्चों की सीखने में विशेष मदद करे जिन्हें शिक्षकों की सहायता की आवश्यकता, अत्यंत आवश्यकता है। तो अत्यंत आवश्यकता किनको है? यानी कि जो अपने अधिगम स्तर में पिछड़ गए हैं, यानी कि ये आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया गया है, तो इसका आंसर आपका ध्यानाकर्षण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है किस चीज के लिए? फाउंडेशन लर्निंग के लिए। लेकिन फाउंडेशन लर्निंग के लिए तो क्या है आपका? आधारशिला है। रेमेडियल टीचिंग के लिए, हाँ, ध्यानाकर्षण आपका रेमेडियल टीचिंग के लिए है। और नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए आपका कौन सा है? इसके लिए आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है, तो इसका आंसर आपका रेमेडियल टीचिंग होगा। नेक्स्ट है आपका ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों की मदद करना जो ध्यान लगाने में कठिनाई महसूस करते हैं। उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका यही होगा, ऐसे बच्चों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका प्रश्न नंबर 11, ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका किन कक्षाओं हेतु लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में मददगार है? कक्षा 1 से 8 नहीं, कक्षा 1 से 5, कक्षा 3 से 5, कक्षा 3 से 8। तो इसका आंसर आपका होगा कक्षा 3 से 8, यानी 3 से 8 के लिए ही हमें ध्यानाकर्षण शिविर लगाना है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कितने भाग हैं? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के आपके 4 भाग हैं। इसके साथ साथ आपको आधारशिला के भाग भी पता होने चाहिए, उसके आपके 6 हैं, और शिक्षण संग्रह के भी आपके 6 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, इनमें से क्या ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 में वर्णित है? तो भाग 4 में आपका सीखने के स्तर का अवलोकन करना, आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने, ध्यानाकर्षण शिविर की अवधारणा, उपरोक्त सभी। तो ध्यानाकर्षण शिविर की अवधारणा फर्स्ट पार्ट में है, और सीखने के स्तर का अवलोकन करना ये अपने लास्ट में है। इसमें भाग 4 में जो है उसमें आरंभिक आकलन परीक्षण पत्र के नमूने दिए गए हैं, जिनके आधार पर आपको आरंभिक आकलन प्रपत्र बनाने हैं। नेक्स्ट है आपका ध्यानाकर्षण यानी उपचारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है? उपचारात्मक शिक्षण उन बच्चों के लिए किया जाना है जिनका अपेक्षानुरूप जो होता है संप्राप्ति स्तर होता है, हर कक्षा का एक संप्राप्ति स्तर होता है। अपेक्षानुरूप कम संप्राप्ति स्तर बच्चों को कक्षा के अनुरूप बनाने के लिए हमें ध्यानाकर्षण करना है, तो इसका आंसर आपका यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों में निराश ना हो, इसके लिए उचित तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? एक से ज़्यादा विकल्प आप चुन सकते हैं। शिक्षकों द्वारा कुछ खास तकनीकों का प्रयोग कर ध्यानाकर्षण करने से संभव है, बिल्कुल सही है। शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा ऐसी बच्चों की सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सहयोग करके यह संभव है, ये भी सही है। ऐसे विद्यालयों का विद्यालय बदलने से संभव है, गलत है। ऐसे विद्यालयों को उन विषयों में पढ़ने में छूट मिले जिनमें उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है, ये भी आपका गलत है। तो इसके पहले 2 आंसर आपके सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण शिविर में समुदाय का सहयोग लेना चाहिए? नहीं, अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। हाँ, उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिलेगा। हाँ, इससे विद्यालय में समुदाय की सहभागिता बढ़ेगी। तो इसका आंसर आपका बी और सी सही है, इसलिए इसका आंसर डी आपका 2 और 3 सही होगा। नेक्स्ट है आपका, हमारे यहाँ कमजोर बच्चे आते हैं का मतलब क्या है? यानी कि ज़्यादातर शिक्षक कह देते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे कमजोर आते हैं, इसका मतलब क्या है? यह एक भ्रांति है। हर बच्चे में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हमारा नजरिया किसी को कमजोर बनाता है, ये सभी तो बात सही है। हर बच्चे में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, ये बात आपकी सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे यहाँ कमजोर बच्चे आते हैं तो ये एक भ्रांति है। तो इस पे आप ए पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण। तो अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण उसमें दिए हुए हैं।
माता पिता की शैक्षिक स्थिति भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार भी बता देते हैं और कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण भी है। इसके साथ साथ अध्यापक का कठोर व्यवहार भी इसमें आता है और माता पिता की आर्थिक स्थिति भी इसके अंतर्गत आती है। 5 कारण इसमें बताए गए हैं, तो इसका आंसर आपका ये सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक के कठोर व्यवहार का कक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे पाठन में रुचि नहीं लेते, बिल्कुल सही है। बच्चे अपनी समस्याएं जिज्ञासा नहीं व्यक्त कर पाते, ये भी सही है। बच्चे अब पाठ समझ न आने पर भी समझ लेने की बात कह देते हैं कि हाँ समझ में आ गया। तो ये सभी कारण आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छे अध्यापक की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होता है। जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो सतत आकलन भी करेगा, समस्या पर चिंतन भी करेगा और समय रहते समस्या का निस्तारण भी करेगा। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं। अगर आप शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार करना चाहते हैं तो छात्रों का नियमित आकलन बिल्कुल जरूरी है। शिक्षण योजना का निर्माण ये भी जरूरी है। शिक्षक एवं छात्रों की क्रियाशीलता ये भी जरूरी है। कठोर अनुशासन ये आपका जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है आपका, हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि एक समान निर्धारित कर दिया जाए, शिक्षकों की रुचि के अनुरूप हो, छात्रों की रुचि और सीखने के तरीकों के अनुसार हो। यानी बच्चा तभी सीख पाएगा जब आपकी शिक्षण विधि छात्रों की रुचि के अनुसार हो, ना कि शिक्षक की रुचि के अनुसार एवं सीखने के तरीके के अनुसार हो। तो आपका सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, बिल्कुल सही है। उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें, ये भी सही है। उनका सतत अवलोकन करें, ये भी सही है। और डी आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं हैं? तो पहला आंसर है आपका पूर्ण असहमत, ऐसा नहीं है। पूर्ण सहमत, कुछ सहमत और पता नहीं। तो पूर्ण सहमत हम इससे होंगे। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। वो अलग बात है कि बच्चे में कोई इस तरह का ज्ञानेंद्रिय विकार हो या इस तरह का विकार हो, उसमें समस्या हो जाती है, लेकिन इस कथन से हम पूर्ण सहमत हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, सभी बच्चों को एक ही तरीके से शिक्षण से सभी बच्चे नहीं सीख पाते। कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं, कुछ कुंठित हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। यानी सभी बच्चों के लिए अगर आप एक ही शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे तो ये आपके सभी काम हो जाएंगे। सभी बच्चे नहीं सीख पाएंगे, कुछ बच्चे सीख पाएंगे, कुछ पिछड़ जाएंगे, कुछ कुंठित हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? कठोर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लचीली, दोनों, पता नहीं। तो इसका आंसर आपका लचीली होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप अभी तक किस प्रकार की शिक्षण विधि को अपनाते आए हैं? लचीली, छात्र सहभागी, व्यावहारिकता युक्त, उपरोक्त सभी। तो इसमें तो अभी आपका उपरोक्त सभी ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक पक्ष क्या है? छात्रों से प्रश्न करना, उनकी कॉपी जांचना, छात्रों से कक्षा शिक्षण के बारे में बात करना, यह जानना। यानी कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे व्यावहारिक पक्ष तो आपका यही होगा कि आपने जो पढ़ाया, जिस लर्निंग आउटकम को आप लेके चले, क्या उसकी प्राप्ति हुई। तो इसका आंसर होगा यह जानना कि वे दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? यानी लर्निंग आउटकम से संबंधित, वैसे तो आपके आधारशिला में भी दिए हुए हैं लर्निंग आउटकम, लेकिन लर्निंग आउटकम से संबंधित हमारा मॉड्यूल ध्यानाकर्षण ही माना जाता है। लर्निंग आउटकम क्या है? तो लर्निंग आउटकम आपके अधिगम संबंधी परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित हैं। यानी कुछ लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों पर जो आधारित परिणाम होते हैं उन्हें हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम को और क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं? तो लर्निंग आउटकम के आपके कई नाम हैं, जैसे अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं, उपरोक्त सभी। यानी लर्निंग आउटकम के सारे नाम होते हैं। अधिगम परिणाम भी कहते हैं, सीखने के प्रतिफल भी कहते हैं, अपेक्षित दक्षताएं भी इन्हें कहते हैं। तो लर्निंग आउटकम आधारित है कक्षा, परिणाम, विद्यालय, अभिभावक। तो लर्निंग आउटकम आपके परिणाम आधारित लक्ष्य होते हैं, यानी कि उनका कुछ ना कुछ परिणाम आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, वे दक्षताएं या परिणाम जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं, कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? उनको हम लर्निंग आउटकम का नाम देंगे। नेक्स्ट है, लर्निंग आउटकम से आश्रय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे
विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, माता पिता का आदर करना सीख जाते हैं, कक्षा का गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन करते हैं। तो लर्निंग आउटकम से आश्रय हमारा उन परिणामों से है जिनमें बच्चे विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप की चर्चा निम्न में से किस मॉड्यूल में की गई है? तो लर्निंग गैप की चर्चा आपकी किस में की गई है? ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में। नेक्स्ट आपका लर्निंग आउटकम से आश्रय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्यापन कर रहे छात्रों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती है। ये तो लर्निंग आउटकम की डेफिनेशन है, तो ये आपका कथन क्या हुआ? सत्य हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37, लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या है? आपको लर्निंग गैप पता करना है तो इसके लिए आपको प्रारंभिक आकलन प्रपत्र बनाना होगा, और ये आपको कब करना है? ये आपको सत्र के प्रारंभ में करना है। नेक्स्ट है, लर्निंग गैप का आशय क्या है? आखिर लर्निंग गैप क्या है? लर्निंग गैप से हमारा मतलब है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी कक्षा के अनुरूप संप्राप्ति स्तर होता है, वो वास्तव में उनका संप्राप्ति स्तर उतना नहीं होता जितना हम सोचते हैं कि इस कक्षा का संप्राप्ति स्तर इतना होना चाहिए। तो अपेक्षित अधिगम स्तर एवं वास्तविक अधिगम स्तर में जो अंतर होता है उसको हम लर्निंग गैप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के स्तर का आकलन जरूरी है। क्यों जरूरी है? अधिगम स्तर में अंतर जानने हेतु, इसलिए सीखने के स्तर का हमें आकलन करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है तिमाही परीक्षण हेतु, मासिक परीक्षण हेतु, वार्षिक परीक्षण हेतु या आरंभिक परीक्षण हेतु? तो जो आरंभिक परीक्षण करेंगे उसके लिए हमें आकलन प्रपत्र बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41, आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? जब आपको आरंभिक परीक्षण करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आकलन प्रपत्र ही बनाना पड़ेगा। उसके आधार पर हम देखेंगे बच्चा आपका A, B, C किस कैटेगरी में आता है। यानी आप लर्निंग आउटकम को लेकर आरंभिक आकलन प्रपत्र बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इस बच्चे को लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति है या नहीं है, और है तो कितनी है, आंशिक है या बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण हेतु आकलन में किस प्रकार के प्रश्न होंगे? तो जो आरंभिक परीक्षण करेंगे इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रखेंगे और आत्मनिष्ठ भी रखेंगे। अगर प्राइमरी की बात करें तो 10 आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 आपके आत्मनिष्ठ होंगे। अगर जूनियर की बात करें तो 20 आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 आपके आत्मनिष्ठ होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत योगदान कितना है? तो जो आपके ज्ञानात्मक प्रश्न होंगे वे आपको 20% देने हैं, बोधात्मक आपको 50% देने हैं, अनुप्रयोगात्मक फिर आपको 20% देने हैं और तर्कात्मक आपको 10% देने हैं। तो ये आपका प्रतिशत होगा। कक्षा 3 के आकलन प्रपत्र में कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ होंगे? तो आपका लेकर 1 से 5 तक का अगर आप आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो उसमें 10 आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 आपके आत्मनिष्ठ होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आरंभिक परीक्षण में पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के बच्चों का आकलन के लिए कुल कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ होंगे? अगर हम 6 से 8 का बना रहे हैं तो वस्तुनिष्ठ आपके 20 होंगे और आत्मनिष्ठ आपके 5 होंगे। नेक्स्ट आपका, आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने अंक का निर्धारित किया गया है? तो जो आकलन प्रपत्र है उसमें आपका एक प्रश्न 3 अंकों का निर्धारित किया गया है। जैसे प्राइमरी में 15 प्रश्न होंगे तो प्रश्न पत्र आपका 45 का होगा, और जूनियर में आपके 25 प्रश्न होंगे तो प्रश्न पत्र आपका 75 अंक का होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन के पश्चात कुल कितने समूह का निर्माण करना है? तो आकलन के पश्चात आपको 3 समूह का निर्माण करना है, A, B और C। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे की शैक्षिक संप्राप्ति का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान सतत रूप से कैसे करते हैं? अगर आपको सतत रूप से करना है तो आपको प्रतिदिन मूल्यांकन करना होगा, ना कि साप्ताहिक, ना पाक्षिक, ना मासिक। यानी शिक्षक के रूप में आप शैक्षिक संप्राप्ति के बारे में तो डेली आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधारभूत आकलन के पश्चात एक शिक्षक को छात्रों के साथ कार्य करने के पूर्व क्या जानना तथा क्या करना अत्यंत आवश्यक है? हमें एक तो अधिगम स्तर की सूची बनानी पड़ेगी, समूह का निर्धारण करना पड़ेगा और समय सारणी बनानी पड़ेगी। ये हमें सारे काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? छात्र का आकलन करना, शिक्षण विधि में बदलाव, सुधार की संभावना,
बैठक व्यवस्था, छात्र को अंक प्रदान करना। तो आकलन का जो महत्वपूर्ण पक्ष है, हम आकलन क्यों करते हैं, हम देखते हैं कि कितना संप्राप्ति स्तर हुआ, और अगर हमें लगता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है या सुधार की संभावना है तो उसे हम करते हैं। तो आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष आपका यही होगा, शिक्षण विधि में सुधार या बदलाव की संभावना। नेक्स्ट आपका, आकलन के दौरान तेजी से सीखने वाले बच्चों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो बच्चे, जब हम आकलन करेंगे तो दो तरह के बच्चे हमें मिलेंगे, एक तो तेजी से सीखने वाले और एक मंद गति से सीखने वाले। तो तेजी से सीखने वाले होंगे उनके लिए हम संवर्धन क्रियाएं करेंगे, और जो मंद गति से सीखने वाले होंगे उनके लिए हम ध्यानाकर्षण तकनीकों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक आकलन प्रपत्र में शामिल विषय किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करेंगे। यानी आरंभिक आकलन प्रपत्र आपको बनाना है तो आपको किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करना है। आपको पिछली जितनी भी कक्षाएं हैं उनको समाहित करना है। जिसका कम बच्चा है नहीं, वर्तमान ठीक पीछे की कक्षा से, ये भी गलत है। हालांकि जब हमने शुरू में आकलन प्रपत्र बनाए थे तो ज़्यादातर शिक्षक साथियों ने, मान लीजिए अगर 7वीं का बना रहे तो 6वीं के प्रश्न रख देते, अगर 5वीं का बना रहे तो 4थी के प्रश्न रख देते। ये भी है, मुझे भी बाद में ही पता चला कि जब हम आरंभिक आकलन प्रपत्र बनाएंगे तो कक्षा 1 से लेकर उस क्लास में, जिस तक क्लास में हम बना रहे हैं, मान लीजिए 8 का बना रहे हैं तो 1 से 7 तक के प्रश्न आपको लेने होंगे। तो वर्तमान कक्षा से पीछे की सभी कक्षाओं से आपको प्रश्न लेने होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आरंभिक परीक्षण में कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 1 और 2 के स्तर का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें, आरंभिक परीक्षण की बात कर रहे हैं, कक्षा 5 का कोई बच्चा है और उसमें कक्षा 1 और 2 के स्तर का ज्ञान है, तो उन्हें क्या करेंगे हम, उन्हें कक्षा 1 और 2 में प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल गलत। फाउंडेशन लर्निंग में रखेंगे नहीं, वो कक्षा 5 में ही रखेंगे और वहीं पर उनका ध्यानाकर्षण करेंगे। नेक्स्ट है, आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं। तो आकलन के पश्चात आपको बच्चों के 3 समूह बनाने हैं, प्राथमिक में भी और उच्च प्राथमिक में। हालांकि ये अब चेंज हो गया है, अब ये समूह हमें नहीं बनाने, लेकिन जिस तरह से मॉड्यूल में शुरू में दी गए थे तो उसके अनुसार 3 समूह बनाने हैं, A, B, C। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण में कक्षा 6 से 8 में समूह बी के प्राप्तांकों का निम्न समूह में से कौन सा है। यानी समूह बी में 6 से 8 में हमें रखने हैं 35 से 75, 26 से 34, 50 से 60 और 25 से कम। तो जो आरंभिक परीक्षण करेंगे तो उसमें 75 अंकों की परीक्षा होगी। तो जो 26 से 34 के बीच में, 35 से 75 के बीच में अगर बच्चे के नंबर आ रहे हैं तो उसे ए में रखेंगे, और अगर 26 से 34 के बीच में आ रहे हैं तो उसे बी में रखेंगे, और अगर 25 से कम आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं तो उसे सी में रखेंगे। तो इसका आंसर आपका होगा 26 से 34। नेक्स्ट आपका, किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा। किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा। समुदाय के आधार पर, जिसमें शिक्षक आसानी से आ जा सके, प्रत्येक समूह में सभी स्तर के छात्र हों। यानी आपको ऐसे समूह का निर्माण करना है जिसमें सभी स्तर के आपके छात्र हों। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर में समूह निर्धारण से संबंधित कथन सत्य है। क्या क्या है। प्राथमिक 21 से 75 अंक, तो प्राथमिक में तो 21 से 75 होते ही नहीं, उसमें तो 45 अंक का होता है, तो ये तो आपका गलत है। 16 से 20 अंक तक समूह बी, 25 से कम अंक पर समूह सी, उपरोक्त सभी। ये तो क्वेश्चन ही अजीब दे रखा है इन्होंने। 16 से 20 अंक तक समूह बी, ये आपका हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से 16 से शायद 24 है बी समूह में, इन्होंने 20 दिया हुआ है। 25 से कम अंक, ये प्राथमिक स्तर पर इनका प्रश्न ही गलत है, तो इसमें 16 से 24 होगा शायद बी में। तो कथन सत्य है, सत्य तो इनमें से कोई सा भी नहीं है कायदे में, तो उपरोक्त कोई भी नहीं आना चाहिए इसमें, तो इसे आप सही कर लीजिए देखकर। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे। तो समूह बी में जो आएंगे आपके 21 से 45 नहीं, 15 से कम ये भी नहीं, 16 से 20 के जो होंगे वे आपके उसमें आएंगे बी में, 16 से 20 वाले। इसलिए इसमें ऊपर वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, इसमें भी 16 से 20 अंक तक समूह बी, ये आपका सत्य होगा। EFGH किस तरह से दिया हुआ है ना, EFGH, तो इसमें आपका F सही होगा, 16 से 20 तक समूह बी, और इसी तरह से 16 से 20 इसमें आंसर आपका सही होगा। समूह 2 में
किसी कक्षा के अधिगम स्तर वाले बच्चे इस समूह के बच्चों के साथ चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करेंगे। समूह 2 में 4 से 5 इसका आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना आवश्यक है। अगर आपको शिक्षण कार्य करना है उसकी पूर्व तैयारी क्या होगी, आपके पास अधिगम स्तर सूची होनी चाहिए, समूह निर्धारण भी आपने कर लिया हो, लर्निंग आउटकम की सूची भी आपके पास हो और समय सारणी भी आपके पास हो। तो ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका, ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितने दिन की होगी। तो ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि, अब तो कोरोना चल रहा है, वैसे तो अब ध्यानाकर्षण शिविर प्रत्येक दिन एक कक्षा चलेगी, लेकिन पहले जो था उसमें ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि आपकी 50 दिन की थी। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है, तो एक विषय पर आपको 1 घंटा काम करना है। नेक्स्ट है आपका, ये मुझे गलत लग रहा है, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन, अब तो ध्यानाकर्षण शिविर प्रत्येक घंटा चलेगा, तो इसमें 40 मिनट का आपका एक पीरियड होगा, तो इसका आंसर आपका बी होना चाहिए, क्योंकि सुबह की एक कक्षा हमारी चलानी है 40 मिनट की, तो ये आपका, इसका आंसर आपका बी होना चाहिए। इसको आप देख लीजिए, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा जनपद स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, संकुल स्तर पर या विद्यालय स्तर पर। तो ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन आपका कहीं पर होगा, विद्यालय स्तर पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषय पर कार्य किया जाएगा। तो ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन आपका हिंदी पे भी कार्य किया जाएगा, अंग्रेजी पे भी, गणित पे भी, विज्ञान पे भी। नेक्स्ट आपका, ध्यानाकर्षण शिविर के शिक्षण कार्य में सम्मिलित होंगे, क्या क्या सम्मिलित होंगे, चुने हुए लर्निंग आउटकम, जो आपने लर्निंग आउटकम चुन रहे हैं वे आपके सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान नहीं किया जाना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का आकलन, प्रोजेक्ट कार्य, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, ये सब किया जाएंगे आपके, लेकिन छात्रों में भिन्नता आपको नहीं करनी। आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन भी करना है, प्रोजेक्ट कार्य भी करना है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि भी करनी है। नेक्स्ट है आपका, 50 कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा जिन बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाना है वे कौन कौन से हैं। शिक्षण योजना का निर्माण करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना, ये भी आपको करना पड़ेगा। सूची बना ले किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है, ये भी करना पड़ेगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कक्षा 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करने पर जो बच्चे कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम स्तर पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा, यानी उनका पहले ध्यानाकर्षण शिविर आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण शिविर यानी साप्ताहिक शिक्षण की कार्य योजना कितने सप्ताह की होगी, क्योंकि ध्यानाकर्षण शिविर आपका 50 दिन का है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 सत्ते 49, यानी कि आपका 7 सप्ताह की कार्य योजना आपकी ये होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के प्रथम सप्ताह में कक्षा शिक्षण के दौरान किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। तो प्रथम सप्ताह जो होगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस सप्ताह में कौन सी आपको तकनीक का यूज़ करना है, शायद मैंने बनाई है, ये मुझे याद नहीं, अगर नहीं बनाई तो मैं इसको बनाऊंगा कि किस सप्ताह में हमें किस तकनीक का यूज करना है। तो प्रथम सप्ताह में आपको संसाधन से पूर्ण कक्षा का वातावरण तकनीक का यूज करना है, बैठक व्यवस्था का यूज करना है, कक्षा प्रबंधन का यूज करना है और रोचक प्रस्तावना का आपको यूज करना है। नेक्स्ट आपका, ध्यानाकर्षण शिविर के प्रत्येक सप्ताह में किन तकनीक गतिविधियों की पुनरावृत्ति अवश्य होगी। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं, यानी प्रत्येक सप्ताह में आपकी रोचक प्रस्तावना की पुनरावृत्ति हो रही है, प्रश्न पूछने की भी, बैठक व्यवस्था की भी और टीएलएम का उपयोग, इन सब की पुनरावृत्ति उसमें हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के चतुर्थ सप्ताह में, ये आपको याद करने पड़ेंगे किस सप्ताह में आपको क्या यूज करना है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कल ही बनाऊंगा अगर मेरे याद रहा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं वीडियो बनाऊं तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ध्यानाकर्षण शिविर के चतुर्थ सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। तो ध्यानाकर्षण शिविर के चतुर्थ सप्ताह में आप शैक्षिक गतिविधि, नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत, ये सभी गतिविधि आप यूज करेंगे, ये तकनीक आपको यूज करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन सा सप्ताह निर्धारित किया गया है। तो ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के लिए आपका 5वां और 7वां सप्ताह निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीक शामिल नहीं है? तो 7वें सप्ताह में आपको अभ्यास के अवसर भी देने हैं, परिवेश संसाधनों का प्रयोग भी करना है और अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति भी करनी है, लेकिन आपको सीखने के लिए बातचीत ये तकनीक आपकी शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ध्यानाकर्षण शिविर के 6वें सप्ताह में निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीक सम्मिलित की गई है? तो 6ठे सप्ताह में आपको सीखने के लिए बातचीत भी यूज की गई है और जोड़ी में कार्य भी आपका यूज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कक्षा शिक्षण की, इससे संबंधित काफी प्रश्न है, इसलिए इसकी एक वीडियो जरूर बननी चाहिए। ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे? तो 7वें सप्ताह में आप परिवेश व संसाधनों का उपयोग करेंगे, अभ्यास के अवसर देंगे और अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और शैक्षिक भ्रमण, ये तकनीक आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है, शैक्षिक भ्रमण तकनीक शिक्षण की एक प्रभावी तकनीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे आनंदपूर्व और संकोच और तनाव मुक्त होकर सीखते हैं, यानी शैक्षिक भ्रमण में ये सब काम होता है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी का क्या क्रम है? समूह निर्धारण करना, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी, अधिगम स्तर संबंधी सूची, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी, अधिगम स्तर, ये तो गलत है। अधिगम स्तर संबंधी सूची हमारे पास होनी चाहिए, फिर उसके बाद समूह निर्धारण करेंगे, फिर लर्निंग आउटकम की सूची, फिर समय सारणी, फिर दिवसवार विभाजन, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका, कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था इनमें से क्या है? कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था क्या आपकी? नियोजन, संवर्धन की न्याय, शिक्षण तकनीक या आकलन? तो कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था आपकी नियोजन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो बैठक व्यवस्था का लाभ यही है कि सभी छात्रों को प्रतिभागिता के अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट आपका, कम सुनने, कमजोर नजर वाले, बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद किन शिक्षण तकनीक से मिलेगी? तो उनके लिए कमजोर, जो कम सुनते हैं या उनको नज़र नहीं आता या बोलने में कठिनाई है, तो उनके लिए आपको कक्षा प्रबंधन करना पड़ेगा या और बैठक व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन में बेमेल बताइए कि कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था के अहम पहलू होते हैं। समय समय पर बच्चों की अर्धचंद्राकार आकृति में बिठाएं, बिल्कुल सही है। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर बैठाएं, ये भी सही है, आपका कक्षा प्रबंधन में ही आता है। कभी कभी बच्चों को छोटे समूह बैठाकर कक्षा शिक्षण कराएं, ये भी आता है। कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले, बोलने में असुविधा हो, उन्हें अग्रिम पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में बैठाएं, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका, किसी शैक्षिक भ्रमण के दृष्टिगत अध्यापक ने राम को पीछे करके श्याम को प्रथम पंक्ति में स्थान दे दिया। शिक्षक यहाँ क्या करना चाहते हैं? शैक्षिक समस्या के दृष्टिगत, यानी कोई शैक्षिक समस्या आ रही, उन्होंने, अध्यापक ने राम को तो पीछे बिठा दिया, श्याम को पहली पंक्ति में बिठा दिया। बैठक व्यवस्था में परिवर्तन किया जिससे श्याम को सीखने में मदद मिलेगी, यानी उन्होंने अपने शिक्षक उसमें बैठक व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। बैठक व्यवस्था में परिवर्तन कर वे राम की उपेक्षा की, ये गलत है। उनकी कक्षा के छात्र ऐसा चाहते थे, ये भी गलत है। ऐसा करने से उन्हें स्कूल हेड ने कहा था, ये भी गलत है कि यानी उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे श्याम को सीखने में मदद इससे मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका, कक्षा प्रबंधन में बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीकों में शामिल नहीं है। क्या क्या शामिल नहीं है? बैठक व्यवस्था को समय समय बदलना, ये तो शामिल है। विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को पीछे बैठाना, ये गलत है। छोटे समूह में शिक्षण कार्य, ये भी आपका सही है। विभिन्न क्षमता के बच्चों को जोड़े में बिठाना, ये आपका गलत है, वो तो जोड़ी में कार्य वाले में आता है। नेक्स्ट आपका, अधिगम स्तर के संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस प्रकार होनी चाहिए? ये आपकी अर्धचंद्राकार, गोलाकार बड़े समूह में, पंक्तियों में, ये आपका अर्धचंद्राकार छोटे समूह में आपकी होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक आपके बीच में बैठ सके। नेक्स्ट है आपका, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक और बच्चे की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में का क्रम किस प्रकार होना चाहिए? अगर 40 मिनट की आपकी कक्षा है तो उसमें कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% होनी चाहिए और बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% होनी चाहिए और बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता फिर दोबारा से 5 से 10% आपकी होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ नहीं है तो इसे आप जोड़ लेना। नेक्स्ट है, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक और बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में होगी, तो बच्चों की क्रियाशीलता आपकी 30 मिनट होगी कम से कम 40 मिनट में। दिए गए चित्र में संख्या 1 व 2 के स्थान पर क्रम से क्या आएंगे? ये आपका एक अभ्यास व प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आकलन और
संवर्धन, आकलन करने के बाद संवर्धन करेंगे। संवर्धन तो उनका करेंगे जिनका जो बच्चे सीखने में होशियार हैं, और दूसरे नंबर पे उनका ध्यानाकर्षण करेंगे। तो 2 में तो आपका ध्यानाकर्षण आएगा, और 1 नंबर पे ध्यानाकर्षण करने के बाद फिर आपके रोचक प्रस्तावना आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 1 पे तो आपका प्रस्तावना आ जाएगी, यानी रोचक प्रस्तावना से आप शुरू करेंगे, उसके बाद अभ्यास और प्रस्तुतिकरण के ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे, उसके बाद आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद आपको 2 तरह के बच्चे मिलेंगे। एक तो बच्चे वे होंगे जिनका अच्छा सीख रहे हैं तो उनका तो संवर्धन करेंगे, और एक बच्चे वे होंगे जिन कमज़ोर हैं उनका ध्यानाकर्षण करेंगे। 2 नंबर पे आपका ध्यानाकर्षण आएगा। तो इसके ऑप्शन है, 1 ध्यानाकर्षण, दूसरा प्रस्तावना में ध्यानाकर्षण, तीसरा प्रस्तावना में आकलन। तो इसमें आंसर आपका प्रस्तावना, 1 नंबर पे प्रस्तावना आएगा, 2 नंबर पे आपका ध्यानाकर्षण आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 87, ये क्या है आपका? प्रकरण व ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका है। क्या तरीका है? शिक्षण योजना, शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ समूह में शिक्षण कार्य आप करें। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकों की संख्या तो आपकी 18 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण तकनीक का प्रयोग करने से छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा, वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, विद्यालयों से निराश नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा। नेक्स्ट है आपका, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीति और तकनीक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में दी गई है, तो इसे आप भाग 3 में कर लीजिए। शिक्षण तकनीकों से बच्चों को क्या लाभ होंगे? बच्चे उत्साहित होकर आनंदपूर्वक सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी, एक दूसरे की सहायता करके सीखने और आकर्षक वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। इसके आपके तीनों आंसर सही हैं, तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद ध्यानाकर्षण तकनीकें या तकनीकें में सम्मिलित नहीं है, अभ्यास के अवसर देना बिल्कुल सही है, सरल से कठिन की ओर ये भी सही है, समुदाय का सहयोग इसमें शामिल नहीं है, और अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, यानी 18 तकनीक में आपका समुदाय का सहयोग नहीं आता। नेक्स्ट है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा? तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि जब आप बच्चों को देंगे, छात्रों का उत्साहवर्धन होगा, बिल्कुल सही। अपने कार्य के प्रति शिक्षक के विचार बदल जाएंगे, ठीक है। सुधार के क्षेत्रों का पता चलेगा, और नकारात्मक माहौल का निर्माण होगा, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे? शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा, और वे सीखने में प्रोत्साहन उन्हें मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छात्र किस स्थिति में पढ़ने व सीखने के लिए तत्पर होंगे? छात्र तब तत्पर होंगे विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति, ऐसा तो कुछ नहीं है। संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा, अगर संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा होगी तो छात्र सीखने और पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे। टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? रोचक बना देते हैं, स्वयं सीखने के अवसर देते हैं, प्रभावी बना देते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है, रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है। रोचक प्रस्ताव में आप कविता या गीत सुना सकते हैं, समसामयिक घटना बता सकते हैं, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न कर सकते हैं, बिना किसी भूमि के शिक्षण प्रारंभ कर देना, ये इसका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट है, रोचक आकर्षक चित्र और बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन से युक्त कक्षा शिक्षण तकनीक कौन सी होगी आपकी? वो होगी आपकी संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा। नेक्स्ट है आपका, ध्यानाकर्षण पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीक की शुरुआत के पहले बॉक्स में संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण लिखा हुआ है, अंतिम बॉक्स में क्या लिखा है? यानी कि आपकी पहली तकनीक तो आपकी ये हो गई, और अंतिम तकनीक आपकी प्रोजेक्ट कार्य है, जो 18वीं आपकी तकनीक है। नेक्स्ट है, रोचक प्रस्तावना में कौन सा कार्य उपयोगी होगा? तो रोचक प्रस्तावना आप में घटना या दृष्टांत सुनाना, ये भी आपका उपयोगी होगा। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, रुचिकर कविता और गीत सुना सकते हैं। इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है आपका, शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, रोचक खेल, कहानी से क्या लाभ होगा? कुछ नहीं, केवल मनोरंजन होगा, गलत। बच्चों को उत्साह और आनंद मिलेगा, बिल्कुल सही। बच्चे एक दूसरे से सहयोग करेंगे और सीखेंगे, ये आपके 2 आंसर सही हैं, बी और सी। प्रोजेक्ट कार्य ध्यानाकर्षण वर्ग के किस सप्ताह में शामिल करना है? तो प्रोजेक्ट कार्य आपको तीसरे सप्ताह में लेके चलना है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण तकनीकी 4 में किसका वर्णन किया गया है? तो शिक्षण तकनीकी 4 जो है आपकी, वो शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग, ये आपको तकनीक भी याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से क्या लाभ होंगे? तो अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से समान और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की अवधारणा स्पष्ट होगी, विषय वस्तु की समझ और स्पष्टता आएगी, शिक्षक में अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आएगा। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है,
10 गतिविधियां हमारे शिक्षण कार्य को रोचक एवं क्रियाशील बनाती हैं, व्यवस्थित कर देती हैं, केवल मनोरंजन का साधन है, कठिन बना देती हैं। तो ये आपकी गतिविधियां जो होती हैं हमारे शिक्षण कार्य को रोचक और क्रियाशील बना देती हैं। नेक्स्ट है आपका सभी को शामिल करने का तात्पर्य क्या है हमारा। तो सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान न देना जिससे सभी बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। बच्चे एक दूसरे की मदद करें तो सीखने में पीछे छूटने की संभावना कम हो जाए। और सभी को खेल खिलाना, यानी सभी को शामिल करने का मतलब आपका ए और बी है, यानी व्यक्तिगत ध्यान भी देना है जिससे सभी बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें और बच्चे एक दूसरे की मदद करें और सीखने में पीछे छूट जाने की संभावना आपकी कम हो जाए। नेक्स्ट है आपका सरल से कठिन की ओर। सरल का आशय क्या है? सरल का मतलब है जो ज्ञात है, दिखाई दे, जिसे छू सके या पूर्व ज्ञान पर आधारित है, वो आपका सरल है। इससे आप कठिन की ओर को चलेंगे। नेक्स्ट है आपका एक शिक्षक को शिक्षण योजना बनाते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? उसे सभी बातों को, यानी कि संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, रोचक प्रस्तावना और शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए और शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का प्रयोग उसे करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 109, कक्षा शिक्षण के दौरान क्या न करें? कहानी का प्रयोग, उत्साहित करें ऐसे शब्दों का प्रयोग, आकलन, यानी आपको ये सब करने हैं लेकिन हताशा भरे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना। अनेक बार अभ्यास करने से छात्रों में अवधारणात्मक स्पष्टता आ जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 111, किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल है संसाधनों से पूर्ण कक्षा ये भी आपका शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। टीएलएम का प्रयोग ये भी शामिल है, अभ्यास के अवसर देना ये भी शामिल है, सभी छात्रों को शामिल नहीं करना ये आपका शामिल नहीं है। कक्षा शिक्षण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? आवश्यकता से अधिक टीएलएम का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। आपको शिक्षण में सभी छात्रों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, बच्चों की आपस में चर्चा परिचर्चा करने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक आपको टीएलएम का उपयोग नहीं करना है। प्रश्न नंबर 114, कक्षा 3 के विषय हिंदी में लर्निंग आउटकम बच्चे संज्ञा को पहचानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में ध्यानाकर्षण पुस्तिका में निम्न में से किससे संबंधित वृत्तांत का उल्लेख किया गया है? उसमें आपका साहसी सीमा के बारे में दिया गया है। कक्षा 8 के गणित विषय में लर्निंग आउटकम बच्चे एटीएम के उपयोग के बारे में जानते हैं के लिए ध्यानाकर्षण पुस्तिका में कौन सी आवश्यक सामग्री का उल्लेख किया गया है? इसमें एटीएम कार्ड का प्रारूप, एटीएम मशीन का चित्र वाला चार्ट उसमें दिया गया है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट आपका आओ अंग्रेजी सीखे का प्रकरण कितने बजे होता है? तो ये आपका 11:30 बजे होता है। नेक्स्ट है किस शिक्षण प्रक्रिया में पूछो प्रश्न बॉक्स का उल्लेख किया गया है? ये आपका कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम बच्चे कार्बन के अपर रूप का अर्थ उसके वर्गीकरण को समझकर बोलते हैं और लिखते हैं, उसमें आपका ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 118, ध्यानाकर्षण पुस्तिका में शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि जब संख्याओं का मान निश्चित होता है, जैसे 10, 13, 11 आदि को हम अचर संख्या कहते हैं, उनका मान बदल जा नहीं सकता। किस कक्षा के लिए इसका वर्णन किया गया है? ये आपका कक्षा 6 के लिए किया गया है। नेक्स्ट आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कंसेप्ट मैपिंग तकनीक की शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत वर्णित की गई। ये आपकी शैक्षिक गतिविधियों, नवाचार, रोचक खेलों, कहानी, रोल प्ले आदि का प्रयोग में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों के लिए वर्कशीट का उपयोग के उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के लिए अगर आपको वर्कशीट का यूज करना है तो बच्चों को कार्यपत्रक पर कार्य करने में आनंद आएगा, बच्चों को अभ्यास कराने में आसानी होगी, बच्चों में स्पष्ट समझ विकसित होगा। इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट मैपिंग क्या है? तो कंसेप्ट मैपिंग से हमारा मतलब है किसी प्रकरण को बिंदुवार चार्ट द्वारा प्रदर्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसे हम कंसेप्ट मैपिंग कहेंगे। कंसेप्ट मैपिंग एक तरीका है बच्चों को सिखाने का। नेक्स्ट है आपका ध्यानाकर्षण में समाहित किया जाता है कक्षा 1 और 2 के भाषा और गणित से संबंधित जरूरी जानकारी, रोचक, गलत, शिक्षकों की आवश्यक संबंधित जानकारी, ये भी गलत, विभिन्न शिक्षण तकनीकों, तो इसमें आपका विभिन्न शिक्षण तकनीकें आएगा। नेक्स्ट है आपका शिक्षण योजना का निर्माण करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना, ध्यानाकर्षण समय सारणी किस भाग में दी गई है? तो ये आपकी भाग 4 में दी गई है। तो इस तरह से ये आपके 122-23 प्रश्न हुए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।